हेलो बच्चों, तो कल यहीं पे छोड़ा था, आज यहीं से पकड़ लेते हैं। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की हमने बात करी थी, एस पी डी, ये डी वाला हमने देख लिया था। ठीक है, एफ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फोर्थ टाइप इज़ द एफ सबशेल, तो उसके ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, तो वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होता है उसमें कि उसमें किसी में 3 नंबर्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है और अपने को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तो अपन उसको बनाते नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, मतलब इन जनरल इट इज़ कॉल्ड अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो थोड़ा लीफ लाइक होता है, ये लिख सकते हो तुम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखोगे, पी नहीं यार, 5D आना था यहाँ पे। तो एफ सबशेल जो होगा, एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल्स होंगे। 7 का मतलब हो गया ऐसे। ठीक है, इनकी नंबरिंग, ये जो एक्शियल नॉन एक्शियल, ये सब नंबरिंग करने की भी कोई ज़रूरत हमको नहीं है। 7 होंगे, इतना हमें जानना ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक, अच्छा। अब तो यही 2 चीज़ें जान सकते हो तुम, एक सबशेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं सब के लिए ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चाहो तो तुम इंडिविजुअली सब में लिख लेना एक एक करके। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे तुमने देख रहे हो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7। अच्छा, एक ऑर्बिटल में एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। ठीक है, तो मैं अगर पूछूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सबशेल कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर, तो ये कितने हैं टोटल, 7, और हर एक में 2 आ सकते हैं। टोटल कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ सकते हैं, 14। अगर मैं इसी तरीके से, ये तो एफ हो गया, अगर मैं डी के लिए लिखूं तो डी में क्या है भाई, डी में 2 3 4। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इंटू 2 10। ठीक है, पी में कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। तो P में 3 का मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6, 3 2 6। ठीक, और S में तो 2 आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें एक शॉर्ट सी हेडिंग डाल लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द सबशेल, इन ईच ऑफ द सबशेल। ये SPDF बना लो और इसमें लिख लो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज क्वांटम नंबर्स। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि भाई देखो, इसको इस तरीके से समझो कि क्वांटम नंबर्स क्या है, या रुक जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हमने इक्वेशन देखी थी श्रोडिंगर, देखा ये टंग ट्विस्टर है भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, वेव इक्वेशन, इसमें हमने एक साई वेव फंक्शन देखा था। अच्छा, वेव फंक्शन कुछ x फंक्शन ऑफ, ये तो समझ रहे होंगे ना, फंक्शन ऑफ x y z, इस तरीके से होगा कुछ, या एक और तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का, बट फॉर द टाइमिंग लेट्स से कि वो 3 डायमेंशनल फंक्शन है, तो x y z उसमें तीनों होंगे। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एनर्जी भी आएगी, ठीक है ना, एनर्जी भी आएगी, और इसका क्वांटम नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हो तो एनर्जी, मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करोगे, ये एक साई होगा, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा या किसी ऑर्बिटल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से एनर्जी आएगी और क्वांटम नंबर आएंगे। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ऑर्बिटल्स के लिए करते हैं हम इसको सॉल्व, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्लियर रख लेना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर एवरी ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें उस ऑर्बिटल की एनर्जी और उस ऑर्बिटल के रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स आएंगे। ठीक, अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर्स आएंगे। अभी क्वांटम नंबर्स होते क्या है उसको सोचो। कल मैंने तुम्हें एक वो दिया था, एक एनालॉजी दी थी कि भाई शेल क्या है, शेल इज़ योर लोकेलिटी। याद है ना, कल का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें मैंने कहा था कि भाई जो शेल है, अगर मेरे को जानना है कि तुम रुड़की में कहाँ रहते हो, है ना,
तुम्हारा लोकेशन मुझे चाहिए रुड़की में, तो मुझे क्या क्या की ज़रूरत होगी कि भाई तुम किस मोहल्ले में रहते हो, पहले ये जो लोकेलिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर हमें उसमें हाउस नंबर इसकी ज़रूरत होगी, भाई वो जिस लोकेलिटी में रहते हो उसमें कौन से मकान में रहते हो या कौन से मकान नंबर है तुम्हारा, ठीक। फिर मैंने क्या कहा था कि उस मकान में किस रूम लिख रहा हूँ, रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर या रूम बेसिकली जिस पे हो गए, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, और ठीक, तो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल, ठीक, इनको हम एनालॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, ठीक है, तो मुझे ये तीनों चीज़ जाननी ज़रूरी है कि भाई वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है और कौन से ऑर्बिटल में है ना। जैसे तुम्हारे बारे में जानना था तो मुझे तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वैसे ही मुझे ये तीनों इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम इन तीनों को जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अच्छा, तो अभी के लिए ये देखो कि यहाँ पर ये जो शेल होता है इसे एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों की ज़रूरत होगी। ये तीनों के तीनों हमारे उस इक्वेशन से जो हमने अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी उससे आएगा। क्लियर होगी बात? उससे आएगा हमको, उसे सॉल्व करेंगे तो हमें n की एक वैल्यू आएगी, l की एक वैल्यू आएगी, m की एक वैल्यू आएगी। इन तीनों वैल्यूज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी समझो। देखो, अगर मैं बोर मॉडल की बात करता हूँ तो बोर मॉडल में हमें क्या एट मैक्स चाहिए था? हमें ये चाहिए था कि भाई nth ऑर्बिट, अगर हमें पता है कि किसी एटम का, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं फॉर दैट मैटर, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है वो जहाँ पर भी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पता कैसे चलता था कि भाई अगर हमें nth ऑर्बिट पता है तो हमें Rn पता चल जाएगा, ठीक। तो कहाँ पर है हमें ये पता चल गया, ठीक है। इन बोर्स ऑर्बिट, इसको एक सेकंड के लिए किनारे रख लेना, ये यूँ समझ लो थोड़ा बाद का पार्ट है, इसको बात करते हैं, ठीक है। तो बोर मॉडल में, ठीक है, बोर्स मॉडल में तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जानने की जगह कहाँ पे है वो, ये जानने के लिए n की ज़रूरत थी। अगर तुम्हें n पता था तो तुम्हें Rn पता चल जाता था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ जाननी थी तुम्हें? इसके अलावा तुम्हें दो तीन चीज़ें और जाननी थी। व्हाट वाज दैट? एक तो तुम्हें रेडियस जानना होता था, दूसरा तुम्हें क्या जानना होता था? रेडियस हो गया, दूसरा उसकी वेलोसिटी, उस रेडियस में उसकी वेलोसिटी क्या है, यही तो चीज़ें जाननी है ना भाई। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्राप्त करनी है, तो हमें ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी होगी, फिर एनर्जी हो गई, अगर एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हमें मिल जाएगी अपने आप से, ठीक है। और इसका एंगुलर मोमेंटम, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही थी? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से, n से। अगर हमें n पता था तो हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें ये भी पता चल जाएगा। सबके फॉर्मूले में तुम्हें याद होगा, इन तीनों के फॉर्मूले में n और z वेरिएबल्स थे। जब मैंने एटम या आयन फिक्स कर दिया तो z भी फिक्स हो गया, तो z इज़ नो लॉन्गर अ वेरिएबल, इट इज़ अ कांस्टेंट। दैट मीन्स ओनली n कैन रिवील द वैल्यू ऑफ दिस। n की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दैट, ठीक। इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है n, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ पता चल गया, ठीक।
अब इसी चीज़ को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से मिटा रहा हूँ, इसकी एनालॉजी मैं दोबारा दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, अब हम बात करते हैं, ये तो किसकी थी? बोर्स मॉडल की। ठीक है, ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं है यार, क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है जी, तो क्वांटम नंबर्स में सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं, मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, वो आई कहाँ से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, उसको बताना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लिखा था अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इस पे आ जाओ कि बोर मॉडल में हमने देखा कि एक जो नंबर है वो ये सब चीज़ों को बताने के काम आता है। ठीक, लेकिन अब मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भाई फिक्स पाथ नहीं है, तो फिक्स पोजीशन का कोई फंडा ही नहीं है। ठीक है, फिक्स पाथ नहीं है तो फिक्स पोजीशन का फंडा नहीं है, तो वहाँ पे रेडियस का कोई फंडा नहीं है। ठीक, वेलोसिटी क्या है? इट कीप्स ऑन डिफरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर एंड वन पॉइंट इन टाइम टू द अदर। क्या होगा? उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहेगा और मतलब वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रही है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी कोई मतलब नहीं होगा हमारे लिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में रेडियस का कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं, लेकिन एनर्जी का तो मतलब है ही। ठीक है, एनर्जी का मतलब है, तो हमें एनर्जी जाननी ज़रूरी है। ठीक, तो एनर्जी जानने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि कौन से शेल में है। ठीक है, एनर्जी जानने के लिए हमें शेल की ज़रूरत पड़ती है कि कौन से शेल में है। ठीक है जी, अच्छा, इसके साथ साथ सब शेल कौन सा है? याद होगा कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो एक एनर्जी लेवल होता है वो सिंगल एनर्जी लेवल नहीं होता, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर एनर्जी लेवल्स, और इस एक बैंड को हम कहते हैं ये एनर्जी लेवल हो गया। तो दिस एनर्जी लेवल इज कंसिस्टिंग ऑफ या इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, सब शेल्स। क्लियर होगी? तो ये दोनों मिलके तुम्हारे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ठीक, अच्छा, नाउ हमें रेडियस नहीं पता या रेडियस पता करने का मतलब ही नहीं है इसमें तो हम एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हैं या ये तो हम पूछ ही सकते हैं ना कि किस रीजन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, मतलब किस रीजन में कितनी है ना? किसी रीजन में ज़्यादा हो सकती है, किसी रीजन में कम हो सकती है। तो हम रीजन वाइज तो जा सकते हैं ना कि भाई इस रीजन में, इस वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। हम यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक टर्म्स में नहीं जा सकते कि भाई इससे इतनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा, नो नॉट लाइक दैट, बट हम ये बोल सकते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, तो वो कल मैंने बताया था कि किसी रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, और ऑर्बिटल जो होता है वो उसकी रीजन की बात करता है कि जिसमें वो प्रेजेंट होगा, है ना? तो ये दोनों के दोनों जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑर्बिटल जो होता है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? और कल मैं इसकी एनालिसिस दे ही चुका हूँ कि क्या है ये, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोल के। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये तुम लिख लेना कि इनका मतलब नहीं है, इसमें किस चीज़ का मतलब है एक और वो हम देखेंगे, दैट इज स्पिन। वो एनालॉजी रुको, इसके स्पिन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक तो वो इधर रैंडम कहीं पे भी घूम रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट रोटेटिंग अराउंड दी न्यूक्लियस, इट इज़ गोइंग इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक, लेकिन वो साथ में क्या करता है? जैसे अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो सेम वे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये जो स्पिन है ये एक अलग चीज़ हो गई जो कि उसकी स्पिनिंग की बात करता है। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो ये
दोनों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे एनर्जी का मतलब है जो हम इससे निकाल पाते हैं, हमारे यहाँ स्पिन का मतलब जो हम इस पे निकाल पाते हैं, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन, ठीक है, वो ऑर्बिटल हो गया। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए। हमें ये नहीं जानना अब, क्योंकि ये जानने लायक है ही नहीं। तो ये बोर मॉडल के केस में था कि हमें ये जानने की ज़रूरत थी, हमने जान लिया। लेकिन QMM में हम ये नहीं जान सकते, हम ये तीनों चीज़ें जान सकते हैं और इनके थ्रू जान सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ कि हमें क्या क्या काम का है। ठीक है, ये काम की चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है मैं इनको मिटा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा साथ में, एनालॉजी लिखूँगा। ठीक है, एनालॉजी कैसे? देखो भाई, कल मैंने क्या बताया था कि ये लोकेलिटी है, दिस इज़ योर लोकेलिटी, दिस इज़ योर हाउस नंबर, ठीक है, एंड दिस इज़ योर रूम नंबर। और अगर स्पिन को इस तरीके से देख लो कि बेड नंबर, किस बेड पे सो रहे हो, या बेड पे सो रहे हो या ज़मीन पे सो रहे हो, इस तरीके से देख लो बस। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के, ये जो चार चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन के, जो चार अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, अवस्थाएं या स्टेट्स हो सकती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगी ये चार चीज़ें। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसको बताने वाला, शेल को बताने वाला एक क्वांटम नंबर होता है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? अच्छा, सब शेल को बताने वाला एक होता है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है अज़ाईमुथल क्वांटम नंबर। अज़ाईमुथल की स्पेलिंग ये होगी भाई, अज़ाईमुथल। देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, मैंने इसलिए इस शॉर्ट में लिख लिया, तुम पूरा लिख सकते हो, अज़ाईमुथल क्वांटम नंबर। सेम वे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला या किस रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा, किस डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में होगा, उसको रिप्रेजेंट करने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, और सेम वे किस ओरिएंटेशन छोड़ रहे हो, ठीक है, कि आई मीन जैसे स्पिन है, स्पिन कैसे कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो उसको बस मैंने ऐसे बता दिया कि बेड पे सो रहे हो या नीचे सो रहे हो, मतलब टू स्टेट्स हैं, दो ही तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो नीचे सो गए या बेड पे सो गए, इस तरीके से बता दिया। इसको बोलते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी, तो तुम देख रहे हो, दोबारा से बता रहा हूँ कि बोर मॉडल में सिर्फ एक नंबर ने ये जो जानने वाली चीज़ें थी ये सब बता दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो काम की चीज़ें जानने वाली है, जैसे एनर्जी हो गई, जैसे किस रीजन में वो उसके एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, और उसका स्पिन क्या है, ये जानने वाली चीज़ें हैं। इसे जानने के लिए हमें चार अलग अलग नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है, चार अलग अलग नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और यही चार नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। दीज फोर नंबर्स, दिस सेट ऑफ फोर नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, है ना, ये क्वांटम नंबर्स हैं। गॉट दिस? ठीक है जी, ओके। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ मैं ज़रा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे जब स्मॉल l लिखा है ना, तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये n क्या है, l क्या है, m क्या है, ये क्या भला है, मतलब, है ना। हाँ, वो बोर मॉडल ही अच्छा था, उसमें तो सिर्फ एक था, है ना, n, एक ही स्मॉल n था, एक ही नंबर था, उसको जान लो तो बाकी सब जान लोगे, है ना। और वो इट वाज रियली इजी टू हैंडल दैट। लेकिन और तुम्हें पता भी था कि उस n का मतलब क्या है ना। तो यहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। n जो बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि कौन सा शेल है। शेल कौन कौन से होते हैं भाई? K, L, M, N। अब बोलोगे हाँ अभी कुछ
फेमिलियर आया, KLMN तो हमको पता है। तो दिस n ओवर हियर, जो कि n तुम्हारा बोर मॉडल में भी था, ये वही वाला n है। यहाँ पर ये, और वहाँ पे तो ऑर्बिट को भी बोलता था ना, मैं ऑर्बिट क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ऑर्बिट के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं शेल्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ कि शेल KLMNOP कौन सा वाला है, ठीक है। तो n ये बताएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो K 2 3 4 5 6। आर वी क्लियर? तो n टेल्स यू द नंबर ऑफ द शेल, कि कौन सा एनर्जी लेवल या कौन सा एनर्जी वाला शेल है, ठीक। अच्छा, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड L। L ऑल्सो टेल्स यू कि कौन सा सब शेल होगा। सब शेल कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है S P D F G H I J K, बहुत सारे होंगे, बस हमें इन 4 से मतलब है, इससे भी मतलब नहीं है। जो तो लिख दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारे NCERT में भी दिया और एक्चुअली में ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा 118 एलिमेंट्स में, बाकी हो सकता है फ्यूचर में दिखे। तो ये SPDF है, ठीक है। ये सारे के सारे L की बात करते हैं। L से हमें पता चल जाएगा कौन सा सबशेल है, ठीक। अगर S है तो हम कहेंगे L है, L की वैल्यू 0 है तो हम S को S बोलेंगे, L की वैल्यू 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो ये F, और 4 है तो G। तो ये 4 वैल्यू याद रखना कि L की वैल्यूज़ अगर 0 1 2 3 होगी तो SPDF होगा, ठीक। S की एनर्जी कम होती है, P की थोड़ी ज़्यादा होती है, D की थोड़ी और ज़्यादा होती है, F की थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो तुम्हें दिख रहा है कि शेल के अंदर, मतलब एनर्जी लेवल के अंदर एक सब एनर्जी लेवल है, उसमें क्या है, छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि एक दूसरे से कम ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया M। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया, इसने एनर्जी बताई, इसने एनर्जी भी बताई, और साथ में ऑल्सो S का शेप पता है तुमको, वो अलग होता है, P का अलग होता है, D का अलग होता है, F का अलग होता है। तो ये एनर्जी के साथ साथ शेप भी बता रहा है। जो L है, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट शेप, ये शेप भी बता रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब M की बात करते हैं। M तुम्हारा ऑर्बिटल की बात करता है, ठीक। तो ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे ये कल मैंने बनाया था, सॉरी नॉट दिस वन, अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो कल मैंने p को कैसे बनाया था, px को मैंने ऐसे बनाया था क्योंकि x एक्सिस के अलाउंग है वो, गॉट इट। तो अगर मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो गई, ऑलमोस्ट 0 कह लो। z एक्सिस की बात करूं तो 0 हो गई। क्लियर होगी बात? तो जो m होता है वो ये बताता है कि किस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, वो बताता है कि ओरिएंटेशन क्या होगा उस ऑर्बिटल का। जैसे इसमें अगर ये x एक्सिस के अलाउंग है तो इसको हम कहते हैं px, और हम कहेंगे px में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के अलाउंग है। सेम वे अगर मैं इसको y एक्सिस के अलाउंग बनाता, अगर मान लो मैं इसको x के जगह y एक्सिस के अलाउंग बनाता, तो मैं ये कहता कि भाई ये वाला जो है ये py है, और py में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी y एक्सिस पे है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि m जो होता है वो रीजन और ओरिएंटेशन को बताता है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या जो भी लोब है उसका, है ना, ओरिएंटेशन को बताता है। और ये किसी भी सबशेल के अंदर पड़े हुए इतना ही जान लो बस, अभी ओरिएंटेशन की बात करता है। ओरिएंटेशन जब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, अभी मैं इंडिविजुअली भी पढ़ाऊंगा, तो बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। और एस मैं बता चुका हूँ, स्पिनिंग है या तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, ठीक। क्लियर होगी ये बात? ओके जी। हालांकि मैं लिख सकता हूँ कि एस के लिए तो सिर्फ एस होता है, पी के लिए पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये पी एक्स पी वाई जी पी जेड जो होता है डिसाइड किससे होता है, बाय एम, ठीक है, या डी एक्स वाई। क्लियर होगी भाई बात ये, ठीक। तो ये तुम देख रहे हो बेसिक क्या है इस पूरे के पूरे उसका। द टेक अवे इज
कि ये 4 नंबर अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में, क्या उसका स्पिन है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका शेप है, क्या उसका ओरिएंटेशन है ना, कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, कितना नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, सब पता चल जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 नंबर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इनके बारे में 2-4 चीज़ें लिख लो। मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ और कुछ चीज़ें डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको लिखते चलो। लिखो भाई, टू नो अबाउट द एनर्जी, to know about the energy, the region, नहीं, to know, ऐसे लिखो, to know about the energy, velocity, radius of an electron in Bohr's model, we needed only the value of n, which represented the energy level or orbit, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल। ठीक है, ये लाइन लिखोगे। उसके बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, वेयर एज इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, there is a set of 4 quantum numbers, which we need to know to uniquely determine the energy of that electron, the shape of the orbital in which the electron resides, the region of space, third point है, the region of space in which the electron is, या in which the probability, पूरा लिखना पड़ेगा, probability of finding an electron is maximum, the region in which the probability of finding an electron is maximum। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथा द स्पिन। ठीक है, तो 4 नंबर की जरूरत होगी ये सब जानने के लिए। ठीक, अब ये पूरा का पूरा बना सकते हो, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। ठीक है, ये तुम्हें ये एनालॉजी समझ में आ गई होगी, ये कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर्स की वजह से हमें क्या जानने को मिल रहा है, और ये इनका एग्जाम्पल्स हो गए कि ये शेल का मतलब क्या हुआ, सब शेल का मतलब क्या हुआ, है ना। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। ये लिख लिया, आप लिखो इसमें साथ में, दिस सेट ऑफ, ये जो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, ये जो 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, दिस सेट ऑफ 3 नंबर्स कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑर्बिटल, मतलब किन्हीं, दोबारा से बोल रहा हूँ इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स के लिए इन तीनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, यूनिक, अगर ये 3 का मैं एक सेट बना दूं, ऐसे लिख लूँ, अगर मैं इसको एक n, l, m, अगर मैं एक ऐसा सेट बना लेता हूँ तो ये एक ऑर्बिटल को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा, सेम वैल्यू किसी दूसरे ऑर्बिटल के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो लिख लो इसमें, द सेट ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, कौन सा, pqn, aqn, mqn, विल आइडेंटिफाई an orbital uniquely, that is no two orbitals will have the same set of n, l and m। नेक्स्ट लिखो, द सेट ऑफ 4, ये जो पूरे के पूरे हैं, ये सेट ऑफ 4 हैं, दे कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन। तो लिखो, द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m and s can uniquely identify an electron, that is
no two electrons, that is no two electrons will have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons will have the same set of 4 quantum numbers. तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा थोड़ा करके इसको और काइंड ऑफ इलैबोरेट करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों है. तो कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों है, उसको अभी लिख लो, धीमे धीमे सब चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट लिखो, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिख लो. अब क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिखो इसे. द फोर नंबर्स which give the four numbers which give an idea about energy, shape, orientation, and spin of the electron in an atom. Spin of an electron in any atom are known as quantum numbers. ये 4 नंबर जो कि इन 4 चीज़ों को बताते हैं वो हम कहेंगे क्वांटम नंबर्स होते हैं. ठीक है जी. ठीक, एक लाइन लिख लो नोट करके. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन कैटेगरिकली इस तरीके से नहीं बोला था. मैंने क्या बोला था कि भाई NLM जो होता है ये तुम्हारा किससे आता है, कहाँ से आता है? जब तुम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो. ये 3 तो इसको सॉल्व करके आते हैं और जो S की वैल्यू होती है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू है जो हम देते हैं. ठीक है, तो लिख लो out of these four NLM are derived from Schrodinger wave equation. NLM are derived from Schrodinger wave equation, and the fourth one comma spin is arbitrarily assumed. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख लो इसमें इसी के बारे में. देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल. लिख लो, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल. ठीक है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर पॉसिबल. दे आर differentiated by size, shape and orientation. They are differentiated by size, shape and orientation. देखो, शेप तो तुम्हें पता चल गया, ओरिएंटेशन. अभी साइज कैसे पता चलेगा? जितना बड़ा शेल होगा उसके अंदर के ऑर्बिटल्स का साइज भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा. ठीक है, ये ध्यान रखो, इस पॉइंट को भी लिख लो. ठीक है, these orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation. और ब्रैकेट में लिख लेना, bigger the shell, bigger the size of its orbitals. ठीक है, got it. और डिफरेंट शेप एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी लिख चुके हैं. डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन या ओरिएंटेशन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन या डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस. ठीक है, तो लिख लो, डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशंस मीन, different shapes and orientation of orbitals mean that there is more probability of finding an electron in a particular region and direction than in other regions or direction.
than in other regions or directions. Than in other regions or directions. Are we clear? Good. Now let's talk about PQN. इकट्ठे हो गए हो? ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम PQN। भाई साहब PQN क्या है? PQN इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम बड़ा बड़ा लिखना ताकि तुम्हें आदत हो जाए। भाई हमें तो पता है कि PQN क्या होता है, लेकिन तुमको बाद में भी पता चलना चाहिए कि PQN क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो PQN, दैट इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर PQN। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। ये तुम ऑलरेडी जान चुके हो, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब ये क्या क्या बताएगा उसके अलावा वो देखो, लिखो इसमें इट इन्फ्लुएंसेस या इट डिटर्मिन्स, ऐसे लिखो, इट डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट डिटर्मिन्स द एनर्जी, ये पहला पॉइंट है इसमें, इट डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, डिटर्मिन्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, सेकंड, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी, और कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 ऐसे ऐसे होगी। इसी को हम कह सकते हैं KLMN, ऐसे आगे। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट लिख लो, पॉजिटिव। ठीक है जी, ओके। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखना, द लार्जर द वैल्यू ऑफ n द बिगर द साइज ऑफ द शेल, या ये कह लो, हाँ ठीक है, इस तरीके से लिख लो, लार्जर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज ऑफ द शेल। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज ऑफ द शेल। ठीक है, तो n जो होगा वो साइज को भी डिटरमिन करेगा। कैसे? जो बिगर द वैल्यू ऑफ n बिगर द साइज। इसमें भी क्या है, n जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनर्जी वाले में मैं ये लिखाना भूल गया, लिखो इसको, n जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लिखो, फॉर हाइड्रोजन H और H लाइक सिस्टम्स। अभी मैं बोल रहा हूँ कि H लाइक सिस्टम्स के लिए जो एनर्जी है वो केवल n से ही मिल सकती है, मतलब उसका L से कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने अभी क्या बताया था कि भाई N और L, इससे पहले जो मैंने बताया था कि N और L दोनों के दोनों का हाथ होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स एनर्जी। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ N अलोन से ही हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, फॉर H एंड H लाइक सिस्टम्स, फॉर H एंड H लाइक सिस्टम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, H लाइक सिस्टम्स, the energy of the electron can be solely determined by the value of n only। n लिख लो, बस n only क्यों लिख रहे हो, n लिखो। ठीक है जी, ठीक। ऑल ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब दो चीज़ें और हैं इसमें इंपॉर्टेंट, वो लिखनी है, वो लिखो। अगर मैं पूछूं कि किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, तो ये हमेशा n² आएगा। अभी लिख लो, प्रूव भी कर दूंगा इसको। तो किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? हमेशा n², मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या मैक्सिमम क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? जस्ट इसका डबल। ठीक है, तो लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल।
कितना आएगा 2n स्क्वायर। आर वी क्लियर? 2n स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हाँ जी, गुड इनफ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, NH/2π, याद होगा तुमको। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए होगा, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए होगा तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी NH/2π। तो ये लास्ट पॉइंट लिख लेना, हे भगवान, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम अगर हमें जानना होगा तो वो NH/2π होगा, हमेशा H/2π का मल्टीपल, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं NH#, ये NH क्रॉस, तो H क्रॉस का मतलब होता है H/2π, H/2π, ठीक है। चलो जी, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं K शेल की बात करता हूँ तो K में क्या है, N की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, ठीक है जी। अच्छा, L की बात करो, 2 × L के लिए N की वैल्यू क्या थी, 2 है, 2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, 2 2 जाए 8 आ गया। LM, M की वैल्यू क्या है, 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 18। सिमिलरली N का भी आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर 32। तो ये कुछ याद आ रहा है, ये भी तो तुम देख ही चुके हैं ना, 2 8 18 32 KLMN, है ना, ये हमने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, 9 10 में तुमने ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना था वो इस तरीके से लिखते थे तुम, याद आया, दैट्स इट, ठीक है। सो तुम्हारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हो जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद बारी आती है भैया हमारे अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की। अज़ाइमुथल की स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, अज़ाइमुथल या अज़ीमुथल, जो तुम्हें बोलना है बोलो भाई, हमारी भाषा वैसे भी नहीं है ये, ठीक है। हालांकि लैटिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत ओनली, ठीक है। In fact, the whole of European language and the Iranian language are derived from Sanskrit only. ठीक है, Sanskrit is the mother language of all the languages. Yes. Let's talk about now the azimuthal quantum number. ठीक है, azimuthal quantum number किससे रिप्रेजेंट होगा, L से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम AQN से लिख सकते हैं, दिस इज द सेकंड वन, गॉट दिस, ठीक है जी। ये क्या क्या बताता है, सबसे पहला पॉइंट तो लिखना, टू सम एक्सटेंट, या डिटर्मिन्स टू सम एक्सटेंट, डिटर्मिन्स टू सम एक्सटेंट, या टू अ लेसर एक्सटेंट, ऐसे लिख लेना, सम मत लिखना, टू अ लेसर एक्सटेंट, डिटर्मिन्स टू अ लेसर एक्सटेंट the energy of the electron, the energy of the electron। तो ये ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दो क्वांटम नंबर्स डिटरमिन करेंगे, N और L, ठीक है। अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हुआ तो N ही कर सकता है, N अकेले में अपने आप कर लेगा पूरा काम। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हुए, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ अगर एटम या आयन के अंदर, तो तब N और L दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटर्मिन करेंगे, गॉट दिस, ठीक है जी। सबसे पहले चीज़ तो तुमने लिख लिया, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, रिप्रेजेंट L से किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट डिटर्मिन्स द सब शेल और सब एनर्जी लेवल, इट डिटर्मिन्स द सब शेल और सब एनर्जी लेवल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, क्लियर होगी बात, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, गॉट इट। नाउ इसके बाद बात करते हैं कि ये इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ L जो होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ L, वैल्यूज़ ऑफ L जो होती हैं वो 0 से n-1 तक एग्जिस्ट करेंगी, क्लियर होगी बात। तो अगर मैं कहता हूँ n = 1 है, ये अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, मैं ना ये सारा मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास
स्पेस है। हाँ जी, क्या करते थे हम, वैल्यूज़ ऑफ एल। ठीक है, देखो भाई, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 - 1 मतलब सिर्फ 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर n - 1, 0 2 लिख लो इसको, 0 2 n - 1, 2 - 1 मतलब 1, 0 और 1। अगर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। अगर 4 है तो 0 1 2 और 3। है ना, क्लियर होगी ये बात। तो मैं ये जो बना रहा हूँ ना, एक टेबल बना रहा हूँ, चाहे तो तुम इसको एंड में बना लेना, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी तुम ये लिख लो और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो, और फाइनली एक हम ऐसा टेबल बना देंगे जिसको तुम एंड में बना सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ दीज थिंग्स, तब मैं बोल दूंगा तुमके टेबल बनाने के लिए। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ एल क्या हो गई ये। अच्छा, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज़, देखो एक तो होती है वैल्यू क्या है एल की, और एल की कितनी वैल्यू है, ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ की बात करूं तो वो हमेशा n के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे n = 1 है, l की कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक ही तो वैल्यू आई है, वैल्यू एक्चुअली में 0, मतलब l की वैल्यू 0 है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, सिर्फ 1। 2, n = 2, n की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 2। यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या हो गई, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यहाँ पे कितनी होगी, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो हमेशा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ किसके इक्वल होंगी, n के इक्वल। n की जो वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है जी, ओके। ठीक, ओके। इनफैक्ट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पहले बना लेते। ऐसा कर लो इसको ना बेटा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को इधर बना लेना, ताकि मैं, चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ एल लिख लो इधर पे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 1 हो गया, यहाँ 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ गई है, 4 वैल्यूज़। ठीक है जी, ओके। नाउ इसमें हम देख लेते हैं, चलो L किस किस को रिप्रेजेंट करता है ये देखते हैं पहले तो, कि L जो वैल्यू होती है वो मैंने बताया था ना, S P D F कौन सा सब शेल है इसको बताता है L। S के लिए क्या वैल्यू बताई थी, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। देखो बेटा, पहली बार में याद नहीं होता क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कंफ्यूज हो जाता बच्चा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अगर पहली बार में समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, हर क्वांटम नंबर किसी चीज़ को बता रहा है। पहला वाला KLMN को बताता था, कैपिटल वाले, और जो ये बता रहा है ये स्मॉल वालों सब शेल को बता रहा है। ये SPDF सब शेल्स होते हैं, ध्यान रखना। तो 0 1 2 3, अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं किस बात की, ये इसे सब शेल का कौन सा सब शेल बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ S, इसको क्या बोल सकता हूँ S, इसको क्या बोल सकता हूँ P। ठीक है, इसको S, इसको P, इसको D, इसको S, इसको P, इसको D और इसको F। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ओके, अच्छा, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, इस सब शेल को, ये किसका सब शेल है, पहले वाले शेल का सब शेल है, तो मैं इसको लिखूंगा, रिप्रेजेंटेशन लिख लेना इसको, रिप्रेजेंटेशन 1S, फर्स्ट वाले शेल का S सब शेल। ठीक है, इसकी बात करूंगा तो किसका सब शेल है, ये सेकंड वाले शेल का S सब शेल। ये कौन सा है, सेकंड वाले शेल का P सब शेल। ये S कौन सा है, थर्ड वाले शेल का S सब शेल। तो 3S 3P 3D, यहाँ पे क्या आएगा 4S 4P 4D 4F। आर वी क्लियर,
आर वी क्लियर इन दिस? ठीक है, तो तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर 1s में फर्स्ट वाले में सिर्फ s ही क्यों है, फर्स्ट वाले में सिर्फ s ही क्यों है, वहाँ पे d क्यों नहीं है, वहाँ पे f क्यों नहीं है, वहाँ पे p क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, p के लिए वैल्यू क्या आती है भाई, l की 1 है। ठीक, अच्छा इसमें n की वैल्यू 1 है, तो l की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 0 से n-1 तक, तो 0 से 1-1 मतलब सिर्फ 0 ही तो वैल्यू हो सकती है। तो अगर सिर्फ 0 ही वैल्यू है तो एक ही सबशेल हो सकता है, अगर वहाँ पे p सबशेल होता तो l की वैल्यू 1 आती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे l की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, यहाँ पे l की वैल्यू 3 नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पर d सबशेल नहीं है, यहाँ पर f सबशेल नहीं है। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, वो है ये अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर, ये लिख लो, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, ये यहाँ देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें निकालना हो, देखो n इंटू h/2π जो मैंने बोला था, अगर तुम्हें किसी ऑर्बिट का, किसी शेल का निकालना हो तब तुम बात कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल के लिए निकालना हो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो हमेशा वो क्या आएगा, l इंटू l प्लस 1 का अंडर रूट, l इंटू l प्लस 1 का अंडर रूट इंटू h/2π, h/2π को तुम h क्रॉस लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, इट अकाउंट्स फॉर द अपीयरेंस। ठीक है, ये तो हम देख लेते हैं क्या हो गया, l इंटू l प्लस 1 इंटू h/2π। ठीक है, तो ये तुम्हारा हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इस वजह से क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l डिटर्मिन कर पा रहा है, हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक, अगर मैं s के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो s के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए वैल्यू ये 0 है, तो s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OAM विल बी इक्वल टू 0। p के लिए क्या आएगा, OAM 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h/2π। ठीक है, d के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 6 h/2π। और f के लिए ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 3 12 अंडर रूट ऑफ 12 इंटू h/2π। तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ऑर्बिटल डिपेंडेंट है, ये किसी भी शेल में हो, चाहे ये 1s हो, चाहे ये 2s हो, चाहे ये 3s, ये तो 35 हो गया भाई। ठीक है, 3s हो 4s हो, कोई भी हो, ये 0 रहेगा। ये है इस वाले केस में, अगर ये 2p है, 3p है, 3d है, 4p है, कोई भी है, वो ये रहेगा हमेशा p सबशेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये रहेगा, चाहे वो कोई से भी शेल का p सबशेल हो, ये सेकंड शेल का p सबशेल है, ये थर्ड शेल का p सबशेल है, फोर्थ शेल का p सबशेल है। अच्छा d की बात करो, d में हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यही रहेगा, चाहे वो 3d हो, चाहे वो 4d हो, चाहे वो 5d हो, या कोई भी और हो। इसी तरीके से ये 4f होगा या 5f होगा या 6f होगा, सबके लिए हमेशा अंडर रूट ऑफ 12 इंटू h/2π, दिस विल बी दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अच्छा एक लाइन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर अभी मैं इलैबोरेट भी नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है तुम्हारा, जो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये जो टेबल है ये अब बना सकते हो तुम, ये वाला टेबल तुम अब बना सकते हो, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसके बाद। हाँ, ये पॉइंट क्या है, ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, ये पॉइंट क्या है कि देखो, एक n1 से n1 ये है, n2 है मान लो, n2 से n1 आया,
है ना, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। N1 से सॉरी N2 से N1 आया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जस्ट इसके कंसेक्यूटिव, मतलब ये समझ लो 1 था ये, n=1, ये n=2 है, ऐसे समझ लो। n=2 से n=1 आया, सिर्फ एक ट्रांजिशन हुआ, एक लैम्डा या एक वेव निकलेगी, एक रेडिएशन निकलेगा, तो लैम्डा विल बी 1, एक लैम्डा। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में क्या होता है कि जब वो लेट्स से n=2 से n=1 आ रहा है तो उसमें एक से ज़्यादा लाइन आती है, तो लैम्डा इज़ नॉट जस्ट 1, वहाँ पे लैम्डा 2, लैम्डा 3 भी हो सकता है। तो ये जो L होता है वो उन ट्रांजिशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो n=2 जब है तो यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल्स हो गए, 2 सब शेल्स हो गए ना, ये वाला ये वाला, तो 2 सब एनर्जी लेवल्स हो गए। तो मैं इस n=2 को एक्चुअली में इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 2 क्लोज लाइन्स आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ, यहाँ पे 2 ट्रांजिशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पहले ये बताओ। दिख रहे हैं, गुड। अगर 2 ट्रांजिशन है तो 2 वैल्यूज़ आएंगी ना लैम्डा की, या 2 रेडिएशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, सिंपल है। इस तरीके से अगर मान लो मैं थर्ड से सीधे फर्स्ट में आ रहा हूँ तो थर्ड पे हम क्या है 3 लेवल्स दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 है, 3 सब लेवल्स हैं, 3 सब लेवल्स हैं, तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पर जो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वे देखने में लगेगा सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जब तुम बहुत मैग्नीफाई करके देखोगे तो वहाँ पे 3 लाइन दिखेंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये जो 3 लाइन यहाँ पे तुम्हें दिख रही हैं, दिस इज़ लाइक एक्सप्लेन्ड बाय अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। तो इसमें लिख लो AQN अकाउंट्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ closely placed spectral lines। ये क्लियर है, ये लिख लेना भाई। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लास्ट वाले की। ऑलमोस्ट एक घंटा हो ही गया है। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये स्मॉल m से बताया जाता है। ठीक है जी, स्मॉल m से बताया जाएगा, तो क्या क्या बताएगा वो देखो। इसमें सब कुछ हो गया ना? ठीक है जी, इसमें क्या क्या बताया जाएगा वो देखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओरिएंटेशन की बात करता है। ठीक है, इट टेल्स यू द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल से क्या मतलब है? जैसे देखो मैंने px की बात करी, तो px कहाँ था? x एक्सिस के अलाउंग, तो ये px था। और जब मैंने py की बात करी तो ये कैसा था? y के एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, या फिर y इसको मान लो ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और किस में कम है। इसमें x डायरेक्शन में ज़्यादा है, इसमें y डायरेक्शन में ज़्यादा है। क्लियर है? अब ये होता क्यों है, इस तरीके समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड है ना। ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट मूविंग इन अ लूप, एक गोल गोल सर्कल में नहीं घूम रहा है, लेकिन इसके अराउंड मूवमेंट में तो है। और अगर मूवमेंट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। आर वी क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन ऑर्बिटल ऑर्बिट एंड नंबर, चलो क्वेश्चन भी दे देंगे तुम्हें। हाँ, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है कि कुछ डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन की, या यूँ कह लो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये किसी डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई वाला ऑर्बिटल x के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा, कोई y के, कोई z के, इस तरीके से ओरिएंट हो जाते हैं। तो जो ओरिएंटेशन का फंडा है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड टू बी मूविंग,
since the electron can be considered to be moving in an electron, since the electron can be considered to be moving in an atom, not electron, in an atom, magnetic field will be generated, magnetic field will be generated, and magnetic field will be generated, and this magnetic field can force the orbitals to orient in a fixed direction in space, can force these orbitals to orient in a fixed direction in space. तो क्लियर हो गई, ओरिएंटेशन समझ में आ गया, ठीक है जी, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, दैट इज अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, तो जो m होता है, m की जितनी वैल्यूज़ होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m. ठीक है, कैसे देखो, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. पहली चीज़, m की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा -l to l होगी, मतलब -l से लेकर -l -1 ऐसे करके 0 फिर 1 2 l तक, इस तरीके से होगी. क्लियर होगी बात. m की वैल्यूज़ इससे और इसके बीच में लाई करेगी, तो ऐसे लिख सकते हो, द वैल्यूज़ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ m विल लाई बिटवीन -l to n, -l to l. तो अगर मान लो l इक्वल्स टू 1 है, यस l इक्वल्स टू 0 है, s सबशेल है, ऐसा करते हैं, देखो s सबशेल है. इनफैक्ट यार वो बना दे तुम्हारे लिए, चलो अभी ऐसे देख लो, मैं ये एक बना के तुम्हें एक पिक्चर में दे दूंगा इसको. s सबशेल अगर हम बात करते हैं, s सबशेल का मतलब क्या हुआ, l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, m इक्वल्स टू भाई -l to l, मतलब -0 to 0 मतलब सिर्फ 0. m की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, 1. क्लियर है. अगर मान लो p सबशेल है, l की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 हो गई. अच्छा 1 हो गई तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1, 0, 1. यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी होगी, 3. तो यहाँ पर हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुमने देखा होगा कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz. sp d सबशेल l इक्वल्स टू 2. ठीक है, 2 होगा तो m कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई, -2, -1, 0, 1, 2. यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हो गई टोटल, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5. ठीक है जी. इसमें क्या बोल सकते हैं हम इसको, dxy, dyz, dxz, ये क्या हो गया, dx² y² और ये क्या हो जाएगा, dz², है ना. ठीक है, इसी तरीके से अगर f सबशेल की बात कर रहा है तो l इक्वल्स टू 3 हो गया. यहाँ पे m की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक है, 7 वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे. टोटल कितनी वैल्यूज़ आ गई, 7 वैल्यूज़. गॉट इट. तो सिंपल है, SPDF यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हो गई, सॉरी SPDF, ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ आ गई. तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें एक ही ओरिएंटेशन है, इसलिए एक ही आ गया. इसमें 3 अलग अलग ओरिएंटेशन थे, एक x, एक y और एक z. तो ओरिएंटेशन इसमें 3 आए थे, तो ये तीनों ओरिएंटेशन आ गए. अच्छा, ये इसमें 5 ओरिएंटेशंस थे, इसमें 7 ओरिएंटेशंस थे. ठीक. अच्छा, इसमें क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक ऑर्बिटल में कितने सबशेल हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m. तो m की कितनी वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, यहाँ पे 7 आ रही है. तो 1 3 5 7. तो तुम देखोगे इसमें एक सबशेल, एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल. तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, में 7 ऑर्बिटल है. ठीक है, तो चाहो तो तुम ऐसे ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना भी सकते हो. एक बक्सा होगा, यहाँ पे 2 बक्से होंगे, यहाँ पे 5 बक्से होंगे और यहाँ पे भाई साहब के 7 बक्से होंगे. 1 2 3 4 5 6 7.
क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है, ओके। तो इसमें ये चीज़ हो गया, 2l+1 वैल्यूज़ हो गई, सब एनर्जी लेवल्स डिटरमिन्ड बाय ब्ला 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 ब्ली 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 ब्लू ब्लू ब्लू, सो डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें और कुछ है क्या बताने लायक? ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, बस एक क्लास में टेबल बनाता, आज के क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर ये भी। वन इसको हटाओ, अब ये पूरा जो बड़ा वाला टेबल है मैं बना के दिखाता हूँ तुमको, इसे टेबल, क्योंकि जगह नहीं है ना, जगह होती तो थोड़ा मैं इसको बना देता एकदम बढ़िया से, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख रहे हैं साथ साथ। देखो भाई, बड़ा टेबल है, अगर मैं n की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ तो n की वैल्यू अगर या तो 1 हो सकती है, तो l की वैल्यू क्या होगी, n इसके लिए 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये s हो गया, या इनफैक्ट मैं सीधे सीधे साथ साथ लिख देता हूँ, ये 1s हो गया, ठीक है। 1s के लिए m की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है जी। अच्छा, n की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए क्या हो सकता है, 0 और 1, मतलब 2s और 2p, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा एक सेकंड यार, 2p को क्लियर करता थोड़ा सा, 2s होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2p, ये क्या आ जाएगा, -1 0 एंड 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, px py pz। हालांकि मैं ऐसे px py pz लिख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि px के करस्पॉन्डिंग -1 होगी, -1 इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। मतलब मैं कह सकता हूँ px के, अगर कोई तुमसे पूछे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m करस्पॉन्डिंग टू px, तो इट कैन बी 1 0 और -1, कोई सी भी हो सकती है, कोई एक फिक्स वैल्यू इसको नहीं दी गई है, बस ये 3 है, ये 3 है, इतना क्लियर है। तो कोई से, इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी कोई सी वैल्यू हो सकती है, तीनों की सेम वैल्यू नहीं होगी। तुम बोलोगे सर इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, नो, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, नो, इसकी भी -1 -1 नो। अगर इसने -1 ली है तो इसके लिए ये दोनों वैल्यू बचती हैं, गॉट दैट, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3s है तो इसकी एक ही वैल्यू हो गई, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 का मतलब क्या हो गया, 3p के लिए क्या हो गया, इसके लिए 0 सॉरी -1 0 1, मतलब 3p 3s सॉरी 3px 3py 3pz, ठीक है। तो अच्छा, और क्या था, 1 के बाद 2 हो सकती है, 2 मतलब 3d, मैं 3 तक ही करा रहा हूँ, चौथे वाले कराने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम खुद भी, वो इनफैक्ट तुम एज आ होमवर्क लेना, n=4 करके सारी वैल्यूज़ लिखना तुम। अगर 2 है, 2 के लिए d होता है ना, अगर l की वैल्यू 2 है तो d होगा, और थर्ड वाले सेल का d है तो 3d लिख दिया मैंने, ठीक। अब 3d है तो 3d के लिए क्या आएगा, -2 -1 0 1 एंड 2, इसमें क्या होता है 3dxy 3dx सॉरी yz और 3dxz, ये क्या हो जाएगा 3dx² y² और ये क्या हो जाएगा 3dz²। क्लियर होगी बात? इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर शेल आ गया, सब शेल आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर ये सॉरी एल की वैल्यूज आ गई, ये सब शेल्स आ गए, ठीक। अच्छा, और क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1s सॉरी s के लिए कुछ x y z नहीं होता, तो बस इसके लिए कुछ है लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे हम 2s लिख सकते हैं, यहाँ पे 1s लिख सकते हैं इसको, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, इसमें कितने 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 आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 8। यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 2 2 2 2, यहाँ पे टोटल 6 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे 10, तो 1 2
6 और 10 को मिला कितने हो गए 18, तो 2 8 8 18। अगर तुम नेक्स्ट वाला बनाओगे 4 के लिए तो ऐसी S P D और F वाला भी बनाओगे, 4S 4P 4D एंड 4F, तो उसमें ऐसे करते चले जाओगे, तुम्हारा यहाँ पे आंसर 32 आएगा। तो ये मुझे करके बताओगे भाई, चेक करूँगा मैं जब भी तुम कॉपी अपने नोट्स भेजोगे, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये लिख चुके हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारा जो S है स्पिन वाला हम वो कल देख लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। गॉट इट। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाई हाँ, एक चीज़ और है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी इफ़ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और लीव कमेंट और लाइक ओवर देयर। आई थिंक लाइक तो शायद कर ही रहोगे, लेकिन कमेंट नहीं डाल रहे हो, तो कमेंट भी डालते रहो, सो दैट इट रीचेज और मोर पीपल, ठीक है। दैट विल हेल्प मी आउट। गॉट इट। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।